नमस्कार साथियों, श्रेष्ठ पीसीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम दीपक पाठक है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण पारिस्थितिकी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज की जो कक्षा है, ये जो कक्षा है दो बातों पर आधारित रहेगी। पहला तो पाठ्यक्रम की चर्चा, किस प्रकार से पाठ्यक्रम को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पर अध्ययन करना हमें जरूरी है प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी जो बात होगी क्लास प्रोग्राम को लेकर के कि क्लास प्रोग्राम कैसे रहेगा। क्लास प्रोग्राम के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस पे किस प्रकार से बातें की जाएंगी और टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम जो है वो कैसा रहने वाला है। तो इन समस्त बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। गवर्नमेंट टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में आने से पहले सबसे पहले हमें इस बात को जानना जरूरी है कि ऐसे कितने टॉपिक्स हैं या कौन कौन से मेजर सेगमेंट हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी के जो प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और जिन्हें हमें डिस्कस करना जरूरी है। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की जो सामान्य सी समझ है, उस सामान्य सी समझ पर आधारित टॉपिक को हम लेंगे। तो पहला जो पार्ट होगा हमारे डिस्कशन का वो पार्ट होगा, हम कह सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। पर्यावरण पारिस्थितिकी की सामान्य सी परिभाषा क्या है, सामान्य सी समझ क्या है, सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कह सकते हैं इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को समझेंगे, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना क्या है। और पारिस्थितिक तंत्र से जुड़ा हुआ टॉपिक है जिसे कहा जाता है बायोम। और बायोम से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, इसे हम कहते हैं बायोस्फीयर अथवा जैव मंडल। तो जो सबसे पहला सेगमेंट हमारा रहने वाला है, यहां पर हम लोग क्या क्या देखेंगे, पर्यावरण पारिस्थितिकी की सामान्य सी समझ, पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, फिर पारिस्थितिक तंत्र क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के पश्चात बायोम क्या होता है और बायोस्फीयर क्या होते हैं, इनकी एक बेसिक सी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक, इसे हम कह सकते हैं पार्ट ए। अपने क्लास डिस्कशन का ये पार्ट ए रहने वाला है जहां पर हम लोग इन सारी बातों को समझेंगे। सेकेंड जो पार्ट है हमारा, इसे आप कह सकते हैं पार्ट बी। यहां हम डिटेल में पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ इकोसिस्टम अथवा पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन, पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन। स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करने के क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन से हैं, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि सब यहां पर जो टॉपिक्स होने वाले हैं हमारे, पहला टॉपिक होगा पारिस्थितिक तंत्र के घटक, पारिस्थितिक तंत्र के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम।
के लिए हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक, सेकेंड पार्ट होगा पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। कितने तरह से पारिस्थितिक तंत्र होता है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है। अब जलीय पारिस्थितिक तंत्र में भी कहीं पर आपको वन पारिस्थितिक तंत्र देखने को मिलेगा, तो कहीं पर वन और वन के साथ साथ घास भूमियां देखने को मिलेंगी। तो वन और घास भूमि एक साथ देखने को मिल सकती है। कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर केवल और केवल घास भूमियां आपको देखने को मिलेंगी, और ऐसा भी क्षेत्र हो सकता है जहां पर आपको मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र देखने को मिले या मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिले। तो स्थल में बायोम कैसे हो सकता है, या स्थल में पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कैसे हो सकता है, और स्थल के साथ साथ जल में पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण हो रहा है, तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र किस प्रकार से निर्मित हो सकता है। अब जल में भी पारिस्थितिक तंत्र ऐसे क्षेत्रों में निर्मित हो सकता है कि बहता हुआ जल हो, और ऐसा भी क्षेत्र हो सकता है कि ठहरा हुआ अथवा रुका हुआ जल हो। तो नदी हो सकता है, झरना हो सकता है, नाले हो सकते हैं, अथवा लेक हो सकती है, कोई झील हो सकती है, कोई तालाब हो सकता है, कोई पोखर हो सकता है, यहां भी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। फिर ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहां पर स्वच्छ जल होता है, और कुछ ऐसा भी क्षेत्र होगा जहां पर हम कह सकते हैं कि लवण युक्त जल है, और लवण युक्त जल का पारिस्थितिक तंत्र है। तो स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र, और आप कह सकते हैं कि लवणीय जल से निर्मित पारिस्थितिक तंत्र, इन सारी बातों का अध्ययन करना जरूरी है। तो इस स्थान पर दो पॉइंट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे प्रीलिम्स के लिए। पहला आर्द्र भूमि या आर्द्र भूमि का पारिस्थितिक तंत्र, और दूसरा मैंग्रोव। पढ़ेंगे हम सभी को, लेकिन जहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, उन बातों पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा, ये दूसरा टॉपिक है, इसे कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार या टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक, फिर पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन में जो थर्ड टॉपिक है हमारा, इसे हम कह सकते हैं पॉइंट 1 2, मैं इस स्थान पर लिख रहा हूं, आप लोग इसके नीचे लिखते चलिएगा। तो जो तीसरा टॉपिक होगा वो है पारिस्थितिक तंत्र के कार्य, और पारिस्थितिक तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा आती है, कैसे ऊर्जा का प्रवेश होता है, और प्रवेश होने के पश्चात एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो हम कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो किस प्रकार से होता है, इस बात को समझना जरूरी है। बार बार पीसीएस में पूछा जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। ऑप्शन दे देता है, एक दिशीय प्रवाह है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, अथवा बहुदिशीय प्रवाह है। इस तरह से बातें पूछ लेती हैं। तो इस बात को समझेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। अगर यूनिडायरेक्शनल फ्लो है तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो क्यों होगा, कैसे होता है, इस बात को समझते हैं। ठीक, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। फिर हम देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों का प्रवाह किस प्रकार से होता है। पदार्थ कैसे पारिस्थितिक तंत्र में प्रवाहित होते हैं, तो उत्पादक स्तर से लेकर के सर्वोच्च उपभोक्ता और पुनः डिकम्पोजर्स, और फिर पदार्थों का चक्रीय प्रवाह चलता रहता है। तो हम कह सकते हैं पदार्थों के चक्रीय प्रवाह को भी समझना जरूरी है। इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक आपको मिलेगा यहां पर, जिसे हम कह सकते हैं पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। दरअसल पिरामिड क्या है, तो पिरामिड है पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषी स्तरों का चित्रीय प्रदर्शन। किस प्रकार से हम डायग्राम बना करके प्रेजेंट करेंगे एनर्जी के फ्लो को, बायोमास को और नंबर को।
तो इन्हें जब हम दर्शाते हैं तो हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड्स। तो पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं पर हम देखेंगे कि सीधा पिरामिड बन रहा है, कहीं पर कुछ जगहों पर हम देखेंगे कि पिरामिड का आकार उल्टा हो जाता है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। दो कॉन्सेप्ट और भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो नेक्स्ट पेज में मैं लिखता हूं, आप लोग इसके पार्ट बी के नीचे लिखते रहिएगा। तो पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, यहां पर हमें लिखना है क्या, जियो बायोकेमिकल साइकिल। जियो बायोकेमिकल साइकिल से हम कहते हैं भूजैव रासायनिक चक्र। तो भूजैव रासायनिक चक्र की संकल्पना क्या है, या भूजैव रासायनिक चक्र क्या होता है, जियो बायोकेमिकल साइकिल को समझना जरूर। फिर एक टॉपिक है बायोमैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन के साथ साथ बायो एक्यूमुलेशन, ये दो टॉपिक हैं, जैविक आवर्धन और जैविक संचयन। तो जैविक आवर्धन का सिद्धांत क्या है, और जैविक संचयन का सिद्धांत क्या है। ये दो सिद्धांत बड़े इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लास्ट में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, जिसे हम कह सकते हैं पारिस्थितिक अंतःक्रिया। इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस क्या होती हैं, पारिस्थितिक अंतःक्रियाएं क्या होती हैं। कुछ अंतःक्रियाएं पॉजिटिव होती हैं, कुछ निगेटिव प्रकृति की होती हैं, जैसे सिम्बायोसिस, कुछ पॉजिटिव प्रकृति की हैं और कुछ हैं आपकी निगेटिव प्रकृति की अंतःक्रियाएं। तो सिम्बायोसिस क्या है, सिम्बायोसिस का सिद्धांत क्या है, एंटीबायोसिस क्या होती है, सिम्बायोसिस, एंटीबायोसिस, पैरासाइटिज्म क्या है, पैरासाइटिज्म किस प्रकार की अंतःक्रिया है। पैरासाइटिज्म के साथ साथ हम एक और देखेंगे, कंपटीशन है, तो कंपटीशन कैसी अंतःक्रिया है। और इस तरह के जो इंटरेक्शन है, इन्हें हम इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस कहते हैं। ये इकोलॉजिकल इंटरेक्शन इकोसिस्टम में किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, क्या इनका प्रभाव होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, इनके कारण कौन कौन से प्रभाव पड़ सकते हैं किसी अन्य प्रजाति पर, इस बात की भी हम चर्चा करते हैं। और इस सेकेंड पार्ट में हमारा जो अंतिम टॉपिक होगा वो टॉपिक है हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसे कहा जाता है पारिस्थितिक अनुक्रमण। इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिक अनुक्रमण। यहां से कई बार प्रश्न पूछ चुके हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण से। तो सक्सेशन का मतलब क्या है, तो हम कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र के क्रमिक विकास की प्रक्रिया, जो पारिस्थितिक तंत्र के क्रमिक विकास की प्रक्रिया है, यही पारिस्थितिक तंत्र का अनुक्रमण कहलाती है। अब अनुक्रमण के कितने चरण होते हैं, कौन कौन से चरणों से गुजरने के बाद पारिस्थितिक तंत्र का क्रमिक विकास होता है, इस बात को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अनुक्रमण की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए प्रीलिम्स में प्रश्न पूछता है कि किस प्रकार से कौन कौन से अनुक्रमण के चरण हैं, कौन से स्टेजेस हैं, इस बात को लेकर के प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन बात को हम डिस्कस, ठीक। तो जो हमारा पहला पार्ट था, पहले पार्ट में तो हम लोग एक बेसिक सी सामान्य सी समझ बना रहे थे कि इन्वायरमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है, बायोस्फीयर क्या है, ठीक है, बायोम क्या है, इकोसिस्टम क्या है, तो सामान्य सी समझ बनाएंगे। जो हमारा सेकेंड टॉपिक है, ये सेकेंड टॉपिक हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बार बार यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है।
और इसे हमने दो 10 भागों में बांट करके देखा। उसमें से पहला है क्या, कंपोनेंट्स, दूसरा है टाइप्स, इसे हमें डिटेल में पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए। फिर एनर्जी का फ्लो क्या है, एनर्जी के पश्चात हम कह सकते हैं जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशंस का फ्लो क्या हो सकता है, के बाद पिरामिड्स क्या हैं पारिस्थितिक तंत्र के, और जियोबायोकेमिकल साइकिल, बायोमैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन और इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ें। ठीक है, तो ये पार्ट बी में रखेंगे। अब हम बात करते हैं पार्ट सी की। तो देखिए पार्ट सी, आप लोग इसको अब इधर बढ़ा करके आगे लिखिएगा, मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूं। तो आप लोग बना सकते हैं पार्ट सी, और पार्ट सी में हम लोग रखेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण क्या है। ठीक, ये है हमारा पार्ट सी। अब यहां पर कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे क्लास प्रोग्राम में इन्हें हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहले तो यहां हम पहले टॉपिक के रूप में आप लिख सकते हैं, पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कि पोल्यूशन क्या है और पोल्यूटेंट क्या है। इस बात को समझना जरूरी है, डिफरेंस बिटवीन पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट। हम कह सकते हैं प्रदूषण क्या है और प्रदूषक क्या है, इस बात को जानना जरूरी है। पोल्यूशन क्या है और पोल्यूशक, जो पोल्यूटेंट जिसे हम कहते हैं, प्रदूषक क्या है, इस बात की कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी। फिर सेकेंड टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पोल्यूटेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं। तो हम बात कर सकते हैं प्रदूषक के प्रकार कौन से हैं, प्रदूषकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट, कौन कौन से प्रदूषक हैं जो पर्यावरण में प्रदूषण का कार्य करते हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं। प्राथमिक प्रदूषक कौन है, द्वितीयक प्रदूषक कौन है, अगर ओजोन है किस प्रकार का प्रदूषक है, भूमंडल की निचली परतों में। पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट बन रहा है, तो पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट किस प्रकार का प्रदूषक है। सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, या हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, ये किस प्रकार के प्रदूषक हैं। तो प्राथमिक द्वितीयक प्रदूषक का कॉन्सेप्ट क्या है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कौन से हैं, इनके कारण पर्यावरण में किस तरह से प्रदूषण होता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट हैं तो वो कौन से होते हैं, इनके कारण अगर प्रदूषण होगा तो किस प्रकार से होगा। इसके पश्चात कुछ तरल पदार्थ होते हैं जो प्रदूषण का कार्य करते हैं, ठोस अपशिष्ट हैं जो प्रदूषण का कार्य करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस होती हैं जो प्रदूषण का कार्य करती हैं। तो हम कह सकते हैं अवस्था के आधार पर कैसे प्रदूषण हो सकते हैं। कुछ पार्टिकुलेट्स मैटर हैं जो एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट का काम करते हैं। इन सारी बातों को डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहां से भी प्रीलिम्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार प्रश्न पूछ चुके हैं। ठीक है, तो पहला तो हमने समझ लिया प्रदूषण और प्रदूषक का बेसिक सा कॉन्सेप्ट, और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे थर्ड पॉइंट में। तो थर्ड पॉइंट में हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ पोल्यूशन या प्रदूषण के प्रकार। तो हम कह सकते हैं क्या, प्रदूषण के प्रकार, काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर हमारा जो क्लास प्रोग्राम रहेगा, इस क्लास प्रोग्राम का जो तरीका रहेगा वो क्या करेंगे हम लोग, कि हम लोग एक एक पोल्यूशन को उठाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने कि वायु प्रदूषण को उठा लिया, तो इसके अंतर्गत हमने एक टॉपिक लिया क्या, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन हमने ले लिया।
तो एयर पोल्यूशन में पहले तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट एयर पोल्यूशन है क्या, और एयर पोल्यूशन के कॉन्सेप्ट के पश्चात हम कह सकते हैं मेजर एयर पोल्यूटेंट। तो इंपॉर्टेंट मेजर एयर पोल्यूटेंट को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड डिजीज कौन सी होती हैं, तो रिलेटेड डिजीज भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे एस्फेक्सिया हो गया, ठीक है, एंथ्रोकोसिस है, पेगासोसिस है, इस तरह की बीमारियां किस कारण से हो सकती हैं। एम्फीसीमा है, तो एम्फीसीमा डिजीज किस कारण से हो सकती है, जिन पर प्रश्न बन सकते हैं, प्रीलिम्स में बनते हैं, है ना, इन बातों को डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट, और जो सेकेंड पार्ट हमारा होगा वो सेकेंड पार्ट होगा गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। तो इसको आप दो पार्ट में पढ़ेंगे हम, इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट और इट्स एयर पोल्यूटेंट से रिलेटेड डिजीज। और जो दूसरा टॉपिक होगा या दूसरा पार्ट हमारा होगा यहां पर, वो दूसरा पार्ट होगा गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव हैं जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। लाइक हम कह सकते हैं जैसे कि क्या है, तो आप कह सकते हैं जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो, जैसे कि वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स, है ना, जैसे कि वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित जो अधिनियम है कब आया, कौन सी बातों को कहता है, इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस, ठीक है। यही तरीका हमारा रहेगा वायु प्रदूषण में, यही तरीका हमारा रहेगा जल प्रदूषण में। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, फिर ध्वनि प्रदूषण, फिर सॉलिड वेस्ट जिसे हम कह सकते हैं ठोस अपशिष्ट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल क्या हैं, तो थोड़ी थोड़ी बातें मैं बता देता हूं। जैसे एयर पोल्यूशन के लिए हमने बात की ऐसे ही हम लोग जल पोल्यूशन से या वाटर पोल्यूशन से संबंधित बात करेंगे। तो जल प्रदूषण की जब बात करेंगे तो यहां पर जल प्रदूषण क्या है, सोर्सेस कौन से हो सकते हैं, यूट्रिफिकेशन या सुपोषण की प्रक्रिया क्या होती है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुपोषण की प्रक्रिया क्या है। सुपोषण के साथ साथ हम समझ सकते हैं कि जो जलीय निकाय है, जलीय निकाय कैसे प्रदूषित होगा, और जलीय निकाय अगर प्रदूषित हो रहा है तो आसपास के क्षेत्रों में कौन सी डिजीज आ सकती हैं, कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं, है ना। इसके बाद डिसॉल्व ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट क्या है, डिसॉल्व ऑक्सीजन के पश्चात हम कह सकते हैं एक कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैविक ऑक्सीजन मांग का कॉन्सेप्ट बीओडी। इसके पश्चात सीओडी या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहां पर क्या हमने डिस्कस किया, यहां पर हमें डिस्कस करना है बीओडी का कॉन्सेप्ट, सीओडी का कॉन्सेप्ट, और डीओ या डिसॉल्व ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट, और साथ ही यूट्रिफिकेशन की प्रक्रिया को समझना है। फिर जल प्रदूषण से संबंधित डिजीज कौन सी हो सकती है, जैसे मिथेमेग्लोबिनेमिया है, ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ठीक है, फ्लोरोसिस है, इस तरह की बीमारियां अगर हो रही हैं, मिनीमाटा है, तो इस तरह की बीमारियां हैं तो किस के वजह से या किन तत्वों के जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश करने के कारण ऐसी बीमारियां होती हैं, हम इसकी बात। फिर सेम वही प्रोसेस हम यहां भी रखेंगे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, तो जल प्रदूषण से संबंधित अधिनियम और गंगा एक्शन प्लान आया। तो जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने क्या प्रोग्राम शुरू किए, तो गंगा एक्शन प्लान कब लाया गया, गंगा एक्शन प्लान में कौन कौन सी बातों को शामिल किया गया। गंगा एक्शन प्लान के बाद फिर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम चला, और उसमें क्या क्या बातें रही। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम के पैरेलल में अगर कोई प्रोग्राम रहा, जैसे यमुना एक्शन प्लान है, तो गंगा एक्शन प्लान, फिर यमुना एक्शन प्लान, फिर यमुना के साथ साथ गोमती नदी को भी शामिल कर दिया गया। फिर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम बना, फिर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम के साथ साथ नमामि गंगे प्रोग्राम है हमारा, तो नमामि गंगे प्रोग्राम। इन सारी बातों को हम वन बाय वन डिस्कस करें, क्योंकि यहां से भी प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे, ठीक है। इसी के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण है, तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित बातें की सामान्य रूप से क्या है, ध्वनि कब प्रदूषण का कार्य करती है, और इससे इंडिविजुअल कोई एक्ट है नहीं, बल्कि इसे वायु प्रदूषण में शामिल कर दिया गया है। लेकिन कुछ अधिकार दिए गए हैं पुलिस को, तो पुलिस अधीक्षक को, उनकी भी बातें कर लेंगे, ठीक। फिर है अपना जिसे हम कह सकते हैं सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, ठोस अपशिष्ट कैसे हैं, कौन से सोर्स में से ठोस अपशिष्ट जनरेट होते हैं, कैसे इनका मैनेजमेंट किया जाता है, और इसके लिए इंदौर घोषणा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स में यूपीएससी में तो प्रश्न पूछ चुका है यहां से इंदौर घोषणा से, और
जो 3 R's हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, तो इंदौर घोषणा और 3 R से यूपीएससी में प्रश्न पूछ चुका है। पीसीएस ने अभी तक प्रश्न नहीं पूछा है, पर पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए हम लोग, तो मेजर हमारे लिए जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन का टॉपिक है, वहां पर इसी तरह से हमारा तरीका होगा आगे बढ़ने का। तो ये था हमारा पार्ट सी। अब बात करते हैं पार्ट डी की। तो पार्ट डी में हम लोग क्या रखेंगे? तो पार्ट डी में हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक होगा, पार्ट डी में हमारे डिस्कशन का टॉपिक है जैव विविधता अथवा बायोडाइवर्सिटी। तो पार्ट डी जिसे हम कह रहे हैं, आप हेडिंग लगा सकते हैं पार्ट डी। पार्ट डी में हम रखेंगे जैव विविधता को। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। अब यहां पर बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में कैसे टॉपिक्स को हमें डिस्कस करना होगा, किस प्रकार से टॉपिक्स को लेकर के आगे बढ़ना है, सारी बातों पे चर्चा। तो पहले तो हम लोग यहां पर जैव विविधता का कॉन्सेप्ट क्या है, जैव विविधता होती क्या है, तो जैव विविधता क्या है, ठीक है, जैव विविधता का महत्व क्या है। तो पहले तो क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे कि महत्व क्या है। क्या है में ही हम दो बातें और डिस्कस करेंगे कि बायोडायवर्सिटी का कॉन्सेप्ट और बायोडायवर्सिटी जो है वो कितने स्तर की होती है, लेवल्स क्या होते हैं, जेनेटिक स्तर पर, स्पीसीज के स्तर पर और कम्युनिटी के स्तर पर। फिर मेजरमेंट भी यहीं पर हम डिस्कस करेंगे, यानी अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। और फिर उसके पश्चात हम आएंगे इंपॉर्टेंस में, महत्व क्या है जैव विविधता का, क्यों जैव विविधता बहुत आवश्यक है, जरूरी है पारिस्थितिक तंत्र को बना के रखने। जैव विविधता के महत्व के बाद हम देखेंगे कि जैव विविधता को किस बात से खतरा है। तो जैव विविधता को खतरा कैसे है, किस प्रकार से जैव विविधता का क्षरण हो रहा है, बात को चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में इसमें जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का, ठीक है। तो जैव विविधता का जो संरक्षण है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के जो प्रोग्राम्स हैं, किस प्रकार से जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। जैव विविधता संरक्षण में इन सीटू कंजर्वेशन क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है। तो इन सीटू कंजर्वेशन में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे, अगर कोई क्षेत्र है जो गहन जैव विविधता वाला है, वहां पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों की विविध प्रजातियां पाई जा रही हैं और हम उस क्षेत्र को ही संरक्षित घोषित कर दें, तो ऐसी संरक्षण को हम कह सकते हैं इन सीटू कंजर्वेशन है या स्वस्थानीय संरक्षण है। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे कि कम्युनिटी पार्क, है ना, जैसे कि आप कह सकते हैं संरक्षण रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हैं, उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में विशेष रूप से बातें करेंगे कि नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, कहां पर अवस्थित हैं, है ना, बेसिकली किसके लिए फेमस हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं तो यूपी में कहां पर हैं, किसके लिए मुख्य रूप से फेमस है, इन दो बातों पर डिस्कशन होगा। उसके पश्चात दूसरी तरफ आता है जिसे हम कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक इन सीटू और दूसरा एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत क्या है, तो हम देखते हैं कि एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत जैसे कि बोटेनिकल गार्डन बनाए जाते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स हैं, जू हैं, जू कौन कौन जू बनाए जाते हैं, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जेनेटिक स्तर पर या आनुवांशिक स्तर पर पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। तो आनुवांशिक स्तर पर पदार्थों के संरक्षण की प्रक्रिया क्या है, बात को जानना जरूरी है। तो फिर उत्तर प्रदेश के विशेष कंटेक्स्ट में देखेंगे कि बोटेनिकल गार्डन्स हैं तो कहां पर हैं, है ना, किन किन जिलों पर बोटेनिकल गार्डन का निर्माण किया गया है। अगर जेनेटिक स्तर पर किया जा रहा है तो लखनऊ में मत्स्य अनुसंधान संस्थान है, तो उसके बारे में बातें कर लेंगे। तो जो उत्तर प्रदेश के विशेष कंटेक्स्ट में बातें हैं उनको डिस्कस, ठीक है। और लास्ट में कंजर्वेशन में एक बात देखेंगे
तो इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स हैं, और इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स में है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MAB प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है। और मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत यूनेस्को का प्रोग्राम है और बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की बातें करता है। भारत में कहां कहां पर बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई है, कौन से गहन जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। फिर इंटरनेशनल इनिशिएटिव में ही कार्टाजेना, नगोया, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल और आईची टारगेट्स, इन आईची टारगेट्स की हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में समझ लेंगे कि क्या क्या बातें कही गई हैं बायोडायवर्सिटी के से संबंधित, या बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन से रिलेटेड कौन सी बातें कही। जो हमारा अंतिम पार्ट होगा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का, तो सबसे अंतिम पार्ट हमारा होगा, इसे हम कह सकते हैं वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल एनवायरमेंट चेंज। वैश्विक जलवायु वैश्विक जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल एनवायरमेंट चेंज। यहां पर हमें दो बातों पे डिटेल में पढ़ाई करनी है। पहली बात तो हमें पढ़ना है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जलवायु परिवर्तन क्या है, जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत और ग्लोबल वार्मिंग। तो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, का कॉन्सेप्ट क्या है, और जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ टॉपिक है आपका भूमंडलीय ऊष्मन और ऊष्माद्वीप की संकल्पना। भूमंडलीय ऊष्मन और ऊष्माद्वीप, ठीक है, हीट आइलैंड। अभी न्यूज़पेपर में आप लोग पढ़ रहे होंगे लगातार कि हीट वेव्स का इफेक्ट होता है, हीट वेव्स जनरेट हो रही हैं। तो हीट वेव्स से रिलेटेड बातें, आइलैंड, जो हीट आइलैंड है, नगरीय जलवायु है, आसपास की जलवायु से किस प्रकार से अलग हो जाती है, इन सारी बातों को। हालांकि प्रीलिम्स के लिए ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है मेंस की तुलना में, मेंस में ये टॉपिक ज्यादा पूछा जाता है, पर मेंस वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। प्रीलिम्स से संबंधित बातें कर लेंगे कि प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी ग्लोबल वार्मिंग अगर हो रही है तो कौन सी गैस हैं जिनके इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं, इफेक्ट ग्रीन हाउस की प्रोसेस क्या होती है, ये सारी बातें तो थोड़ी थोड़ी बातें हैं तो यहाँ पे। और जो अंतिम टॉपिक है हमारा, अंतिम टॉपिक होगा ओजोन क्षरण से संबंधित। अंतिम टॉपिक है हमारा ओजोन क्षरण, ओजोन डिप्लेशन। तो पहले तो हम ये बात जानना हमारे लिए जरूरी है कि ओजोन का निर्माण कैसे होता है, एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में किस प्रकार से समताप मंडल में ओजोन बनती है, ओजोन का क्या इंपॉर्टेंस है, और ओजोन अगर क्षरण हो रहा है तो ओजोन क्षरणकारी तत्व कौन से हैं, किस प्रकार से ओजोन क्षरण होता है, प्रक्रिया को समझेंगे। तो पहले जो मैकेनिज्म है इस मैकेनिज्म को समझ लेंगे, फिर ओजोन क्षरण से संबंधित जो अंतरराष्ट्रीय प्रयास किए गए उनको समझना बहुत जरूरी है, चाहे वो वियना कन्वेंशन हो, चाहे वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, ठीक है, चाहे वो किगाली समझौता हो। तो CFCs HFCs को लेकर के कौन सी बातें की गई, भारत कब शामिल हुआ, और भारत ने अपने लक्ष्य जो निर्धारित किए हैं HFCs से रिलेटेड, HFCs को कम करने और उपभोग, और कह सकते हैं उत्पादन और उपभोग को कम करने से संबंधित जो भारत के टारगेट्स हैं वो कब तक के लिए निर्धारित किए गए हैं, इन सारी बातों को क्रमबद्ध तरीके से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, इन बातों को हम डिस्कस। तो ये तो है हमारा क्लास प्रोग्राम, या क्लास में कौन कौन जो टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे वन बाय वन मैंने पहले ही बता दिया आपको कि किस तरह से लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, और कई पार्ट में हम लोग बांट करके पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक, अब इसके साथ जो दूसरा प्रोग्राम रहेगा, तो जब हमारा कंप्लीट क्लास का प्रोग्राम हो जाएगा, यानी कि जब हम सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, जब सारा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो सारे टॉपिक कंप्लीट करने के पश्चात
अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस में किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, तो स्टेट पीसीएस में कहीं भी कोई भी प्रश्न पूछा गया होगा, उन सारे प्रश्नों को हम लोग लेकर के डिस्कस कर लेंगे। तो दूसरा जो हमारा प्रोग्राम रहेगा, तो जब आपकी सिद्धांतों पर टॉपिक्स की एक बेहतर समझ बन जाएगी, तो जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हो, वो क्वेश्चन आप इजिली हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि सेकेंड पार्ट में जैसे हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम सारे क्वेश्चन उठा लेंगे और एक एक करके किसी भी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न होगा, हमें एक एक करके उस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, ताकि ऐसा कुछ रह ना जाए कि क्वेश्चन कहीं से फंस जाए, ठीक है, या क्वेश्चन में हमें कोई समस्या हो जाए। और फिर इसके पश्चात बाकी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम तो चल ही रहा है, जहां पर आपको ऐसे संभावित प्रश्न दिए जाएंगे, प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, जिसके आने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो ये तो थ्योरी का के पार्ट हो गए, और क्लास तक की सारी बातें, करंट से रिलेटेड सारी बातें हमारी क्लास में शामिल हो जाएंगी। इसके बाद अगर करंट में कोई डेवलपमेंट होता है, कोई नया डेवलपमेंट आता है, तो अलग से हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो अगर इन केस कभी फ्यूचर में जैसे कोई नए परिवर्तन आते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट में कोई नए डेवलपमेंट्स आते हैं, उन डेवलपमेंट्स को हम लोग अलग से डिस्कस करें, ठीक है। तो ये हमारा पूरा अगर प्रोग्राम रहेगा, और इसको अच्छे से आप लोग नोट्स बने पहले पेज में बना लीजिए, कौन कौन से टॉपिक हैं हमारे डिस्कशन करने के। और कल से हम लोग पहला टॉपिक उठाएंगे और डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोलॉजी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है, बायोम और बायोस्फीयर की बेसिक सी परिभाषा है, बेसिक सी संकल्पना है, क्या होती है। मिलते हैं कल, टॉपिक को फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।